चलो भाई, चलिए हेडिंग दिया जाए परिनाली का हेडिंग देंगे परिनाली का हेडिंग देंगे परिनाली का, इसको सोलिनॉइड कहा जाता है। परिनाली का सोलिनॉइड हो गया वाला। चलिए समझते हैं परिनाली का होता क्या है। तो डायग्राम के माध्यम से पहले समझिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। चलिए 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 देखिए, परिनालिका क्या है। तो जब किसी धातु के किसी बेलन पर हम लोग कॉपर के तार का, तांबे के तार को काफी नजदीक नजदीक स्पाइरल के रूप में कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम लोग बांध देते हैं, तो ये डायग्राम परिनालिका कहलाता है। जैसे अभी ये स्प्रिंग है, तो मान लीजिए कोई हमारे पास है, ये लोहे का पाइप हो जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कर देना है, एकदम बाइंडिंग कर देना है यहाँ से यहाँ तक। तो जब पूरा यहाँ से यहाँ तक बाइंडिंग कर देंगे और इसमें करंट का प्रवाह किया जाएगा बाइंडिंग करने के बाद, तो इसके अंदर और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का गणना करना है परिनालिका के कारण, कि बाहर बनता है तो कितना होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो कितना होगा, यही हमको गणना करना है। और यही डायग्राम आपका परिनालिका कहलाता है, ठीक है। तो किसी धातु के बेलन पर हम लोग तार को लपेट कर, सुचालक तार को लपेट कर जो डायग्राम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे और देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना आता है। पहले लिखा जाए, इसको परिभाषित करेंगे। लिखा जाए किसी बेलन के ऊपर, किसी बेलन के ऊपर, किसी बेलन के ऊपर लंबे सुचालक तार को, किसी बेलन के ऊपर लंबे सुचालक तार को, लंबे सुचालक तार को सर्पिल की आकृति में,
सर्पिल की आकृति में लपेटकर परिनालिका बनाई जाती है। सर्पिल की आकृति में लपेटकर परिनालिका बनाई जाती है। हो गया वाला। तो सर्पिल का आकृति मतलब क्या हुआ? तो यही डायग्राम जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, इस स्पाइरल जो आपके कॉपी में ये लगा हुआ है स्पाइरल, ये भी सर्पिल आकृति का है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, परिनालिका के इकाई लंबाई में n फेरे हैं। परिनालिका के इकाई लंबाई में n फेरे हैं, छोटा वाला n लिखिएगा, n फेरे हैं, एवं परिनालिका से आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। परिनालिका से आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसी में लिखेंगे, परिनालिका के अंदर समरूप तथा प्रबल परिनालिका के अक्ष के अनुदिश मतलब अक्ष की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है। बहुत लंबी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत दुर्बल होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत दुर्बल होता है। अतः इसे नगण्य माना जाता है। डायग्राम बना लीजिए। अतः इसे नगण्य माना जाता है। डायग्राम बना लेंगे।
बन गया। चलिए अब एक और डायग्राम बनाते हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र को दिखलाया जाए। तो हो गया कि मान लीजिए कि आप लपेट कर बनाए हैं। एक और डायग्राम देखेंगे और उसमें चुंबकीय क्षेत्र को दिखलाया जाए। नहीं बन रहा है। देखिए भाई, इसमें से इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा होता है। जैसे अभी इरेज कर दिए, ये चुंबकीय बल रेखा ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जब इससे करंट का प्रवाह कीजिएगा तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि इसमें जब करंट का प्रवाह करेंगे, धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा, एम्पियर के परिपथ नियम से धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा, तो इसके चारों तरफ गोल में क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। धारा इधर चलेगा, जिधर मेरा उंगली घूम रहा है उधर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्लियर है? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसे बनेगा? तो याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। बाहर जो होगा ये नॉर्थ से साउथ होगा और अंदर कहाँ होगा बालक? साउथ से नॉर्थ होता है। तो यही डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारा हम लोग कर लिए हैं इस तरीके से। तो ये कहाँ होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा और अंदर कहाँ होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ लिखेंगे कि इनसाइड, पहले आउटसाइड लिखते हैं। आउटसाइड मतलब बाहर। बाहर का डायरेक्शन कहाँ होता है? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड इसके अंदर कहाँ होगा? साउथ टू नॉर्थ। हो गया वाला? तो अगर अंदर दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से, और बाहर दिखाना हो तो इस तरीके से। हो गया ना जी? बनाइए तो डायग्राम। और यहाँ लिख लेंगे डायरेक्शन। इधर वाला हम लोग क्या माने हैं? साउथ माने हैं
और इधर वाला क्या माना गया है, नॉर्थ। और देखिए इनसाइड क्या दिख रहा है, तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ है और आउटसाइड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ। डायग्राम बना लीजिए। क्या हो गया जी, कैसे बनेगा, हाथ से बनेगा। इसको फिगर कितना कर लिया जाए, बी कर लिया जाए ना। फिगर ए था, उसमें ए लिखे थे, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, फिगर बी हो जाएगा। तो जो अभी आप सिलेंडर बनाए थे, जो बेलन लिए थे, उसी को क्या किया गया है, ध्यान देंगे, ये जो बेलन हम लोग लिए थे, वो ये उसी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना है। तो अंदर भी बना है और बाहर भी बना है, ठीक है, अंदर बाहर दोनों तरफ है जी। दिख रहा है ना, इसी के अंदर से सब है चुंबकीय बल रेखा गुजरा हुआ है। और इनसाइड आउटसाइड दोनों डायरेक्शन हम लोग लिखे हैं। इनसाइड कहाँ होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, आउटसाइड कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ। बन गया, चलिए लिखना होगा इसके नीचे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे इसमें से, ये टोटल आपका चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए ये बल रेखा बाहर भी है, बल रेखा अंदर भी है। हमको ये बताइए कि चुंबकीय बल रेखा का संख्या ज्यादा कहाँ है, अंदर की बाहर, अंदर। तो आप बोलेंगे कि सर बाहर की तुलना में अंदर चुंबकीय बल रेखा का संख्या ज्यादा है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्यादा होगा और बाहर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, तो बाहर आप देख सकते हैं इसका संख्या भी कम है और ये एक दूसरे से अलग अलग भी होता है, ज्यादा दूर पर होता है। हम लोग क्लोजली बनाए हैं, लेकिन ये देख सकते हैं इतना दूर गैप है। तो याद रखेंगे कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय बल रेखा का संख्या कम होता है, जबकि इसकी तुलना में इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा का संख्या ज्यादा होता है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखा का संख्या ज्यादा होगा वहां क्षेत्र कैसा बनेगा, प्रबल। जहां पर चुंबकीय बल रेखा का संख्या कम रहेगा वहां क्षेत्र कैसा बनता है, दुर्बल। तो डायग्राम के नीचे लिखा जाए, माना कि P परिनालिका के अंदर, माना कि P परिनालिका के अंदर कोई बिंदु है, माना कि P परिनालिका के अंदर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, अतः एक आयताकार लूप की कल्पना कीजिए, एक आयताकार लूप की कल्पना कीजिए, एक आयताकार लूप की कल्पना कीजिए जो P बिंदु से होकर गुजरता हो। एक आयताकार लूप की कल्पना कीजिए जो P बिंदु से होकर गुजरता हो, जो P बिंदु से होकर गुजरता हो गया वाला। अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज देखा जाए वाला। हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, जैसे इसके अंदर एक छोटा सा हम भाग ले लिए, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे इतना। अब क्यों काटेंगे, तो
एम्पियर का नियम क्या कहता है, पहले आप इकाई के लिए निकालिए ना, समझ में आ रहा है। ये टोटल आप छोड़ दीजिए, पहले आप इकाई वाला निकालिए, इकाई निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए और इसमें एक पॉइंट दे दिए P, इस जगह का नाम P दे दिए, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और इसका लंबाई कितना ले लिए, L ले लिए। तो याद रखेंगे टोटल परिनालिका में एक छोटा सा भाग काट लिए और इसके अंदर P दिए हैं। सर P अंदर कहाँ दिए हैं, क्षेत्र कहाँ प्रबल बन रहा है, अंदर बन रहा है। बाहर देखिए कम बल रेखा है तो बाहर का क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल, तो हम लोग अंदर ले लिए। अब बताइए चुंबकीय बल रेखा का दिशा कहाँ होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर आप जो लिए हैं A B B C, ये बंद परिपथ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बंद परिपथ है और इसी में एक पॉइंट P ले लिए। अब हमको क्या करना, क्या होगा कि इस बंद परिपथ में जितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको निकालेंगे। और एम्पियर का नियम किसके लिए काम करेगा, खुला परिपथ के लिए नहीं, बंद परिपथ के लिए काम करता है। कोई दिक्कत बालक। अब ये क्या करेंगे, हम लोग अलग डायग्राम बनाएंगे, इसमें बनाइएगा तो शायद समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और नहीं तो समझ में आएगा तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसी परिनालिका में एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसका नाम देंगे ABCD, इसके बीच में एक पॉइंट P लेना है और इसका लंबाई कितना होगा, L। और यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, इधर है, नॉर्थ की ओर। अगर बन जाएगा उसी में तो बनाइए, नहीं तो अलग से बनाइए। हाँ डायग्राम ठीक बना है, अलग से बना दिया जाए तो हम बना दिए लाल पीला से लेके। सर हमारे पास तो खाली ब्लू कलर है, बन जाएगा, अलग से बना सकते हैं। देख एक छोटा सा, जैसे ये हमारा सिलेंडर हो गया जो भी हम लोग बना रहे थे, कहीं चौड़ा कहीं पतला दिख रहा है। अब इसमें से काटिए एक छोटा सा टुकड़ा, A B C और D। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, बाहर की ओर। और इसी पर एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट का नाम क्या ले लीजिए, P, और इसका लंबाई कितना है, L। और याद रखेंगे ये जो है बाहर है, ठीक है, ये जो है ऊपर वाला DC बाहर है और AB कहाँ है, इसका अंदर है। डायग्राम बना लीजिए और इसका नाम दे देंगे फिगर C, फिगर C। बना देंगे। अलग बना लीजिए, साफ साफ दिखेगा आपको। तो ये बताइए CD कहाँ है, परिनालिका के अंदर है कि बाहर है, और AB कहाँ है, अंदर है। यही अभी हम लोग लिखे हैं कि परिनालिका के केंद्र से, ठीक है, केंद्र में एक बिंदु P लिया गया है और यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हम लोग निकाले। हो गए बालक। लिखा जाए एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से, और डैश दे दीजिए। अब देखिए एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, डायग्राम बन गया ना। देखिए बालक एम्पियर के परिपथ नियम से क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, ये होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट dl इक्वल टू लूप ABCDA का, लूप ABCDA का समाकलन
लूप है ABCDA का समाकलन, क्योंकि बंद परिपथ है। अगर ये गोल रहता तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट BDL cos थीटा पे निकाल देते हैं। लेकिन देखिए ये देखने में आयताकार जैसा लग रहा है या वर्गाकार, जो भी आपको दिखे, तो याद रखेंगे इसमें भुजा मिल जाता है। तो पहले आप AB का निकालिए, फिर BC का, फिर CD का, फिर DA का। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वाला, लिखने का तरीका होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B.dl। तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा B.dl, कहां से कहां तक, तो फ्रॉम A टू B, फिर प्लस इंटीग्रेशन B.dl कहां से कहां तक, फ्रॉम B टू C, फिर B.dl फ्रॉम C टू D, और B.dl फ्रॉम D टू A। देखिए बंद हो गया परिपथ, जहां से चले वही आ गए। A से चले थे AB, आगे ध्यान देंगे, फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D और D टू A, पाथ जो है क्लोज हो गया। अब देखिए इसको हम लोग तोड़े नहीं है, क्योंकि अगले स्टेप में तोड़ेंगे। तो ये बताइए A और B के बीच कोण कितना बनेगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर AB का डायरेक्शन, देखिए AB का ये डायरेक्शन है और B का चुंबकीय क्षेत्र का यही डायरेक्शन है। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे हम एंगल थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ AB दिख रहा है, ये है, तो AB का भी डायरेक्शन इधर ही है और चुंबकीय क्षेत्र का भी डायरेक्शन एक ही है। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर। अब सबके लिए थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि सब में हमको एंगल चाहिए। इसके बाद BC है, तो देखिए BC ये है वाला, ये BC है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो बताइए BC चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 90। आई टूटेगा कॉस में कि साइन में, कॉस में, क्योंकि डॉट है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो याद रखेंगे B से C कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री लेके आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा सर CD है, तो CD इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है वाला, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ये तो 180 डिग्री बनाएगा, तब तो -1 होना चाहिए। लेकिन याद रखेंगे ये बाहर है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता बहुत कम होता है, तो इसको क्या बना देंगे, 0। याद रखिए यहाँ एंगल से मतलब है नहीं है, बाहर प्रबलता बहुत कम होता है, तो कम होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा, 0। इसके बाद आइए DA कौन है बालक, DA और B में एंगल बता दीजिए थोड़ा सा। तो आप कहिएगा DA सर E है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर है, तो कोण कितना बनेगा, cos 90 डिग्री का होता है, 0। 2 होता है 0। तो E कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, कौन बच गया, देखो E वाला। क्यों, ये 0 डिग्री बनाया है, बाकी सब है ये 90 बनाया है। BC और AD दोनों तो 90 बना दिया, और वो बाहरे है, तो तीनों 0 हो गया, कौन बच गया, एगो E वाला बच जाएगा। लेकिन इस चीज को लिखना होगा, तो डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिए, लेकिन थोड़ा सा लिखेंगे लैंग्वेज। पहले एक लाइन ये मेंशन कर लीजिए जो सामने लिखा होगा। इसको समीकरण भी दे देंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ लिखने वाले हैं। अभी तो समझा दिए, लेकिन इसको बताना पड़ेगा ना, कैसे 90 है, कैसे 0 है।
लिख लिए? चलिए लिखे तो इसके नीचे, इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। लिखेंगे इसके नीचे चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B BC तथा AD के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र B BC तथा AD के लंबवत है, BC तथा AD के लंबवत है। अतः B DL के साथ, थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है। अतः B DL के साथ थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही कोण चाहिए। तो DL क्या है? आपका लंबाई है, और B चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। अभी बताया कि ये वाला उधर वाला दोनों क्या है? 90 बनाएगा। तो 90 बनाएगा तो कोण कितना ले लेंगे? 90 ले लेंगे। अब वो कौन है? बाहर है बालक। तो देखिए इसमें से दो तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, दो के बारे में। यहाँ पे देखिए बालक क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे समाकलन कहां से कहां तक? B से C तक और B डॉट DL, और समाकलन कौन वाला? तो DA वाला, ये वाला लास्ट वाला। ये कहां से कहां तक? फ्रॉम D टू A। ये भी कितना होगा? B डॉट DL। अभी दोनों को तोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों 90 बनाया है। तो ये कितना होगा? ये होगा B DL cos कितना डिग्री? 90 डिग्री। जो भी लिमिट लेना हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो cos 90 क्या कर देगा? इस सबको 0 कर देगा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। इस सबको 0 कर देगा। लिख लीजिए तो। अब ये क्यों निकाले हैं? तो इसमें रखने के लिए, जहां पे आपको CD BC और DA दिखाई देगा वहां पे आप 0 ले लीजिएगा। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाया है? 90 बनाया है। cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया बालक? इसके नीचे लिखा जाए, इसके नीचे लिखेंगे चूंकि CD परिनालिका के बाहर है, चूंकि CD परिनालिका के बाहर है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य लिया जा सकता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य लिया जा सकता है, अर्थात फ्रॉम C टू D B डॉट DL बराबर कितना है? 0। इसको भी 0 कर लिए। क्यों कर लिए? बाहर है। बाहर अभी आप लिखे हैं कि प्रबलता बहुत कम होता है, तो उसको कितना मान लिया जाए? नगण्य मान लिया जाए। नगण्य मतलब ना के बराबर। तो ना के बराबर मानिए तो क्या ले लेंगे? 0। समझ आ रहा बालक? चल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग है। इसके बाद एक टोरॉइड पढ़ेंगे, वो भी लॉन्ग ही क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। बिना डायग्राम में कैसे बनाएगा जी? है ना जी? बिना डायग्राम कैसे बताएगा कि लंबाई है, यहाँ क्षेत्र बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ तक हो गया बालक? लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या था?
तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, इधर देखिए यहाँ पे जितना देख रहे हैं सब जीरो हो जाएगा। दो तो यहीं पे दिख रहा है बीसी या डी है, ये दोनों जीरो और ये अभी लिखे हैं जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, खाली ये एगो बच जाएगा वाला। और इसके लिए कोण कितना लिए थे याद है? 0 डिग्री लिए थे हम लोग। तो यहाँ कितना होगा? ये होगा फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा बी डीएल कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब बाकी 0 प्लस 0 और प्लस 0 हो गया वाला। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, और यहां पर ये हो जाएगा बी फ्रॉम ए टू बी डीएल कॉस 0 का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, इस समाकलन वाला जो चिन्ह है आप डीएल के साथ दीजिएगा, क्योंकि इसका एक लंबाई है, जो डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ये समाकलन वाला चिन्ह इसको दे दिया जाए, तब बी बाहर कर लीजिए और ये डीएल हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अब डायग्राम देख के बताइए ए से बी का लंबाई कितना है? तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो ये कितना हो जाएगा बालक? ये हो जाएगा बी इंटू एल। ठीक है, डीएल का समाकलन एल और ए से बी के बीच लंबाई कितना है? एल ही है। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल बराबर कितना? बी इंटू एल। लिखिए तो पहले यहां तक ये हो गया था ना डायग्राम, चलिए लिखिए इसको। अब यहां पर एम्पियर का परिपथ नियम से लेंगे। हो गया वाला, चलिए आगे बढ़ाते रहे। अब इसको समीकरण दे दिया जाए, इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे, पीछे तो 1 था, ये समीकरण हो जाएगा 2। लिख लिए 2 तक। इसके नीचे लिखा जाए एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से। तो अब बताइए एम्पियर का परिपथ नियम क्या है बालक? तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, यही है ना बालक? देखो जी, यही कल बताए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे? एन और एल से गुना कर देंगे। अभी कहिए काहे कर दीजिएगा? तो याद रखेंगे इसका अपना एक चालक का लंबाई है, मतलब एल लंबाई में फेरों का संख्या कितना है? एन है। अब मान लीजिए कि मेरे पास लोहे का पाइप रहता है बेलन जैसा, और यहां से यहां तक, ध्यान देंगे यहां से यहां तक जब बांधेंगे, बाइंडिंग करेंगे, तो यहां से यहां तक मान लीजिए 500 या 1000 बाइंडिंग है। तो इसका इकाई लंबाई में पहले निकालेंगे ना कि 10 मीटर या 2 मीटर या 1 मीटर जितना है, तो इसके इकाई लंबाई में कितना है? 10 है, 20 है, 50 है। तो जब इकाई का निकल जाएगा तो हम सबका निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें एन क्या है? तो एल लंबाई में फेरों की संख्या है। क्लियर है बालक? इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको भी समीकरण 1 मान लीजिए, कितना मान ले? 3। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 का एलएचएस बराबर है, तो जब एलएचएस बराबर रहेगा तो आरएचएस क्या कर देंगे? बराबर। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बराबर करेंगे।
लिखा जाए समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से देखिए दोनों का LHS बराबर है, RHS हम बराबर कर लेंगे, तो ये कितना होगा B इंटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू एल। कुछ कैंसिल हो रहा है, एल से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। इस समीकरण हो जाएगा 4। अब यहाँ n क्या है, तो जहां n बराबर कैपिटल N बटा में L लिखे तो इसको ये पहले लिख लेंगे, उसके बाद हाँ वाला आ रहे हैं अभी। देखिए ये वाला हो गया ना। अभी क्या है, तो n जो है परिनालिका, परिनालिका में फेरों की कुल संख्या। अब समझ में आ रहा है, टोटल है, जैसे मतलब n निकालना होगा तो क्या होगा n इंटू एल। समझ आ रहा है बालक, मतलब ई दोनों को हटाएंगे तो बड़ा वाला n लिख देंगे। अब आप इकाई में ना निकाले हैं जी, हम टोटल में इतना में निकालें। जब टोटल का निकालिएगा तो टोटल का निकालने के लिए क्या करेंगे n इंटू एल कर देंगे। वही तो वहां पे आपको बताए हैं हम। अब समझ आ रहा है, इन दोनों को हटा के आप n भी वहां लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमको यहां से n हटाना होगा तो इसकी जगह पे n बाई एल लिख देंगे। यहां लिखना होगा पुनः b इक्वल टू कितना म्यू नॉट इंटू आई, और इस स्मॉल n को हटा दीजिए कितना से, तो n अपॉन एल से। समीकरण कितना हो जाएगा 5। कैपिटल N क्या है, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। लिख लिया जाएगा। यही हमारा लास्ट समीकरण है जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है। तो ये बी कहाँ निकाले हैं, बाहर के अंदर, अंदर निकाले हैं। पी बिंदु लिए थे ना, उसी पी बिंदु के लिए बोला जाए। समीकरण 5, समीकरण 5 परिनालिका के अंदर, समीकरण 5 परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का, समीकरण 5 परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। इसमें म्यू नॉट क्या है, इसका नाम बताइए, चुंबकशीलता। ध्यान देंगे इसको, चुंबकशीलता, निर्वात या वायु का चुंबकशीलता हम लोग कहते हैं। इसके बाद आई क्या है, तो परिनालिका से प्रवाहित धारा है। एन क्या है, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, और एल क्या है, लंबाई है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ लो, यहीं पे रोक देते हैं, बाकी अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो कल आपका क्लास बंद रहेगा 31 को।